Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are welcome in Jagrati Classes online learning app. तो ट्वेल्थ क्लास में जो लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसमें मैंने 5 से फैक्टर्स के नाम बताए थे। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड सरफेस एरिया एंड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ये सारे जो फैक्टर है, कैटलिस्ट, ये सारे जो फैक्टर्स अपन ने प्रीवियस टॉपिक्स में कंप्लीट कर लिए थे। अब जो आज अपन नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो अपना जो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। रेट इक्वेशन, तो ये अपना टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। और इसके लिए ये दो के लिए लेंगे अपन, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए और दूसरा कौन सा लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आज अपन जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को अपन क्लियर करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे स्टेप में यहाँ अपन ने डिस्टेंस कवर करी। कितने कितने स्टेप में करी है, छोटे छोटे स्टेप में। लेकिन ये डिफरेंट स्टेप्स जो है इन सब को मिलाएंगे तब अपन यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो छोटी सी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, पूरा लार्ज वैल्यू करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल का यूज करते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो है उसमें आपको छोटी वैल्यू, जिसमें अपन dx/dt या dr/dt उनको बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे। तो उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला बताएंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो यहाँ अपन सबसे पहले टॉपिक लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा ये देखते हैं अपन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। पहले तो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है, तो वो डेफिनेशंस लिख देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन does not depend on reactant concentration. Reactant concentration is known as zero order reaction. Zero order reaction, तो जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। या आपको अगर ये डेफिनेशन याद नहीं रहे तो इसके एब्लिक में और एक लिख देता हूँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to zero power of reactant concentration. Zero power of reactant concentration. Reactant concentrations is known as zero order reactions. तो ये दोनों डेफिनेशन जो है इसी की है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन, वो वाली जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। अब इसको समझने के लिए अपन लेते हैं यहाँ पे एक रिएक्शंस और समझाते हैं। यहाँ पे R इज कन्वर्टेड इनटू P। अब यहाँ R क्या है, R इज़ द रिएक्टेंट और P क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, -dr/dt। -dr/dt का मतलब क्या हो गया, चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0।
अगर किसी की पावर ज़ीरो है तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाना है लेकिन प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रही है, स्लो हो रही है, कम हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव यूज करेंगे। और डी आर बाई डी टी ये क्या हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है जीरो पावर, तो जीरो पावर हो गया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का। अब इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में चेंज करना है, इसके लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला अपन को निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसको अपन आगे प्रूव करते हैं क्या आएगा इसके लिए फॉर्मूला। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के और आर की पावर क्या हो गई, ज़ीरो। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगा दिया मैंने, कांस्टेंट, और कांस्टेंट आने के बाद में ये आर की पावर क्या लिख दी, ज़ीरो। आपको ये चीज़ एक याद रखना है, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो आती है, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो आती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो नहीं होगी, वन होगी। तो वन वैल्यू आने के बाद में अगर ये फॉर्मूला चेंज करना अपन को, माइनस डी आर अपॉन डी टी, सॉरी माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आ गया, क्योंकि आर की पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ से के डी टी को उधर भेज देता हूँ, माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, और अगर साइन चेंज करना है तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जिसमें डी आर जो है वो किसके इक्वल हो गया, के डी टी के। अब यहाँ जो है अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, और इस इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू आएगी ये देखना है। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू आर से, और इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, डी आर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, ओनली आर, और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, के का तो होगा नहीं, के को बाहर ले लो, माइनस के को बाहर ले लिया मैंने, और डी टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है टी। अब यहाँ कांस्टेंट कंपोनेंट जितने भी होते हैं, जैसे के कांस्टेंट है, उनके साथ जब इंटीग्रेशन आता है तो यहाँ एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, सी का। सी लगाओ या आई लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन यहाँ सी को क्या मानना है अपन को, सी को यहाँ लिखना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी सी की वैल्यू निकाल के बताएंगे आपको। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और आर क्या है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और टी टाइम, प्लस सी जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर मैं ये मान लूँ, ये इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर वन, इफ़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम, जब अपन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, उस समय आर को आप क्या मानोगे, आर ज़ीरो या आर नॉट। अब आर क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन को आर ज़ीरो मान लिया, तो अगर मैं टी की जगह ज़ीरो वैल्यू पुट करूँ और आर की जगह आर ज़ीरो पुट करूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, इधर लिखते हैं अपन, यहाँ मैंने ले लिया आर इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी, आर की जगह क्या रखा, आर ज़ीरो, तो सी इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू तो पूरी क्या हो गई, ज़ीरो, तो सी इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, आर ज़ीरो या आर नॉट आ गया। अब इस सी की वैल्यू जो है ये यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो ये जो है इक्वेशन टू ले लेते हैं, इक्वेशन टू वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, और करने के बाद में क्या आएगा अपने पास, आर इज इक्वल टू
माइनस के टी प्लस आर नॉट या आर जीरो, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3। तो यहाँ आर क्या है और आर नॉट क्या है वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। आर नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आर क्या है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया आर रिएक्टेंट का, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और आर नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब ये वैल्यू जो है अपने पास आई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये आपको बता दिया आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और आर क्या है फाइनल, और सी क्या माना यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब माइनस के टी को इधर ले लेता हूँ मैं, और तो आ गया के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ये आया फॉर्मूला। और मेरे को अगर के निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शंस है, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। के क्या है रेट कांस्टेंट, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर फाइनल, और टी टाइम। तो ये जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से आपको करना है। ये पूरी डेरिवेशंस जो है ये कौन से ऑर्डर के लिए याद रखनी है आपको, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो डेरिवेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गिव द डेराइव्ड फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये डेरिवेशंस यहाँ से यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई जीरो ऑर्डर के लिए। अब अगर मान लो यहाँ पे पूछे कि भाई यहाँ इसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो पहले अपन हाफ लाइफ के बारे में बताते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। अब मान लो इसको समझाने के लिए मैं ये बॉटल लेता हूँ, आपके सामने ये बॉटल है। अब ये बॉटल मान लो ये पूरी भरी हुई है। अब इसमें धीरे धीरे पानी जो है वो अपन ख़त्म कर रहे हैं या यूज़ ले रहे हैं, और बॉटल आधी होने में जो टाइम लग जाएगा, पूरी भरी हुई है और आधी होने में जितना टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में टाइम आधा नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन आधे होने में जो टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ वर्ड लिखते हैं, हाफ लाइफ। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, then time required is known as half life of reaction, half life of reactions। डेफिनेशन ध्यान से सुनो, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, देन टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। जब मान लो ये मार्कर के जो इंक जो है वो इसमें पूरी भरी हुई है, अब ये इंक जो है आधी ख़त्म होने में या इस मार्कर की इंक आधी होने में जितना टाइम लग जाएगा उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। अब टाइम आधा नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन आधी हो रही है। ये ध्यान रखना है कि आपने जो कंसंट्रेशन ली है वो आधे होने में कितना टाइम लगेगा। तो कंसंट्रेशन आधे होने में टाइम कितना लगेगा, ये कितना किसके लिए कैलकुलेट करना अपन को, जीरो ऑर्डर के लिए। और जीरो ऑर्डर का के का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आया था, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब आपको क्या करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो टी को जो डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट कर देंगे, टी हाफ से। और जो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर नॉट बाई टू। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ टी को डिनोट कर रहे हैं अपन टी हाफ से, और आर को क्या मानना है, आर नॉट बाई टू मानना है।
जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी हो गई, आधी। अब आपको आर की जगह आर नॉट बाई टू लिखना है और टी को टी हाफ से डिनोट करना है। टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन टू अपॉन क्या आ गया फॉर्मूला के। अब वन में से अगर हाफ लेस कर दोगे, आर नॉट में से आर नॉट बाई टू लेस करेंगे तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन टू के। ये फॉर्मूला आ गया अपना कौन से ऑर्डर के लिए है, ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ कैसे होता है और क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ये अपन ने बताया है। अब एक अपन ग्राफ बताएंगे जिसमें कंसंट्रेशन और टाइम से रिलेटेड ग्राफ निकालना अपन को। तो ये ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व बनाना है। कर्व किस टाइप से आएगा ये पहले देखते हैं अपन। आपने इस साइड में तो क्या ले लिया है, कंसंट्रेशन, और इस साइड में आपने क्या लिया है, टाइम। और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में और फॉर्मूला थर्ड नंबर इक्वेशन मैंने नोट करवाई थी, उसमें क्या लिखा हुआ था, R इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट माइनस के टी। अब ये जो कर्व आ रहा है यहाँ ध्यान दो, ये R और T के बीच में कर्व बना रहे हैं। किसके बीच में बनाएंगे अपन, R और T के बीच में। तो कंसंट्रेशन को अपन क्या मानते हैं, R मान लेते हैं। और यहाँ से ये जो है R और T के बीच में कर्व जो है स्लोप में जाएगा। ये स्लोप इसलिए जाएगा क्योंकि ये स्लोप किसके बराबर है, माइनस के इक्वल है। क्यों आएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होती है, वो तो हो गई आर नॉट। अब आर नॉट से जो वैल्यू है वो आर और टी के बीच में, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो इंटरसेप्ट आ गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन आर और टी के बीच में जब कर्व देखेंगे तो यहाँ माइनस स्लोप बता रहा है। माइनस जो है वो स्लोप को इंडिकेट करता है, अगर प्लस आता ग्राफ तो ग्राफ यहीं से ऊपर चला जाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो कर्व आता है वही अपन ने इसमें ज़ीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व आएगा और स्लोप में जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये कर्व भी अपन ने समझा दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं जीरो ऑर्डर से। ये क्वेश्चन है जो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है और इसके कुछ एग्जाम्पल, क्वेश्चन से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो जो एक रिएक्शंस है जीरो ऑर्डर की, वो कौन सी है, अमोनिया का डीकम्पोजिशन। अमोनिया को अगर डीकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम की सरफेस पे तो ये किस में टूट जाता है, N2 प्लस 3H2। अब यहाँ इस रिएक्शन में रेट प्रोपोर्शनल टू NH3 की पावर क्या आनी चाहिए, आगे अगर नंबर 2 रखें 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर क्या लगा रहा हूँ, 0, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में जो डिपेंड करी है वो किस पे, कैटलिस्ट पे डिपेंड करी है। प्लेटिनम या टंगस्टन जो भी अपन लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रही है। अगर कैटलिस्ट हटा दिया तो ये रिएक्शंस भी नहीं होगी। तो कुल मिला के जो अमोनिया का डीकम्पोजिशन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ NH3 की पावर अपन ने क्या रखी है, 0। एक और रिएक्शन जो अपन ने पहले भी बता रखी है, H2 प्लस Cl2 और क्या बनता है 2HCl, और यहाँ UV ले लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यहाँ रेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। तो यहाँ पे भी यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पावर्स क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 पावर आ रही है, इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सनलाइट पे। अगर लाइट आएगी तो रिएक्शन होगी और लाइट नहीं आई तो रिएक्शन नहीं होगी।
कुल मिला के जो डिपेंडेंसी है वो कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है इन रिएक्शंस में, तो इसलिए अपन इनको कौन सी ऑर्डर में रखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में लिखते हैं। तो ये जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट for zero order reaction if initial concentration of reactant is 0.04 capital M and final concentration is 0.02 in 30 सेकेंड। तो ये 0.04 से 0.02 हो जाती है, लेकिन कितने टाइम में हो रही है, 30 सेकेंड में। और क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट का मतलब के निकालना है। और के निकालने के लिए एक फॉर्मूला था अपने पास, आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या आया था, टी। तो आर नॉट क्या है, इनिशियल, और इनिशियल कितना दे रखा है 0.04, तो 0.04 ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.02 अपॉन टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, तो ये टाइम। तो इसमें अगर इसको लेस करेंगे अपन तो मेरे पास आंसर आ गया 0.02 अपॉन 30। और यहाँ पे भी अगर इसको लेस करेंगे अपन तो इस जीरो को ऊपर ले जाएं, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू 10⁻³ कैसे आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट जाए तो -2, तो यही हो गया। और एक जीरो अगर अपन ऊपर लेके जाते हैं इसको तो -1 वो हो गया, तो -3 टोटल वैल्यू आई। और इसको भी सॉल्व करते हैं तो 0.66 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो सकती है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। और यूनिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इनकी यूनिट अपन ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपन ने करवाया, ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड है। और यहाँ अपन हाफ लाइफ से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ एक सेकंड क्वेश्चन अपन दे रहे हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन if initial concentration of reactant is 0.05 and rate constant is 5 into 10⁻⁻4 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। यहाँ आपको हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर का निकालना है और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 और इसकी यूनिट है कैपिटल एम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और यहाँ इसमें रेट कांस्टेंट भी अपन को गिवन है। तो क्या क्या गिवन है वो साइड में अपन लिख देते हैं। आर नॉट मेरे पास गिवन है 0.05 और के की वैल्यू वो गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो वैल्यू है इससे अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये निकालेंगे हाफ लाइफ, टी हाफ। और टी हाफ का फॉर्मूला जो है वो क्या था अपने पास, टी हाफ इजिकल टू आर नॉट अपॉन 2k, आर नॉट अपॉन 2k, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है।
अब आर नॉट गिवन है और के भी गिवन है, तो क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट कितना गिवन है 0.05 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻�4। अब इसको सॉल्व करेंगे, -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 5। अब अपन कह सकते हैं यहाँ पे जब अपन पॉइंट हटाते हैं तो लगभग कितना जीरो आ जाता है, 2 जीरो आ जाता है। 5 से ये 5 क्या हो गया कैंसल, और 10⁻² जो है ऊपर जाएगा तब अपने पास आंसर आ जाएगा 10⁻² अपॉन 2। ये बचा क्योंकि 4 जीरो में से ये 2 जीरो लेस हो जाएंगे, और अपने पास इसको लिख सकते हैं 100, 10⁻² को क्या लिख सकते हैं 100/2, और आंसर आ जाएगा 50 सेकेंड। ये हाफ लाइफ अपन ने निकाल दिया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। जब आपके पास क्या गिवन था, इसके अंदर रेट कांस्टेंट गिवन थी और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन थी। इसके बेस पे अपन ने क्या निकाला यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये दो क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं दोनों इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो है जीरो ऑर्डर में आपको जो चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है, एक तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का डेरिवेशंस, और इंटीग्रेशन डेरिवेशंस के साथ इनकी कुछ एग्जांपल्स, और एक कर्व जो है हाफ लाइफ और इसका कर्व। ये चीज़ें अपन को याद रखनी है ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो उसको इजीली अपन क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो यहाँ तक जो है अपन ने जीरो ऑर्डर के बारे में कंप्लीट किया, ये जीरो ऑर्डर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन पहले बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactant या फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी हो सकता है, या दूसरा तरीका है फर्स्ट पावर। पावर का मतलब है कंसंट्रेशन की पावर क्या रखनी है, 1 रखनी है। पहले वाले में अपन ने क्या रखी थी 0, लेकिन अब आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो आपके जो है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो कैसे डराइव करना है, इसके लिए भी अपन को इंटीग्रेशन रेट इक्वेशंस बनानी है। लेकिन बनाने से पहले इसकी डेफिनेशन के बेस पे फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ आर रिएक्टेंट और पी क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगा -dr/dt, -dr/dt प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1। फर्स्ट पावर बोला अपन ने, तो आर की पावर क्या ले लिया 1। अब -dr/dt प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं कांस्टेंट, r/dt इक्वल टू k और r, ये लिख लिया अपन ने। अब यहाँ r की पावर 1 है, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो 1 मान लेते, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप सॉल्व करोगे तो r को नीचे लेके आ जाओ और dt को उधर भेज दो। तो अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, -dr/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, k dt।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, के डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। पहले साइन चेंज कर देते हैं ताकि इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। अगले पेज पे ये सारा कर देते हैं, यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, देखते हैं इसमें। तो ये साइन चेंज हुआ, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी। ये यहाँ से वाला जो फॉर्मूला है, इसके बाद अपन आगे वाले पेज पे कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी, ये करा था अपन ने लास्ट फॉर्मूला। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर लिया। यहाँ पे इसका भी करना है और इसका भी करना है, दोनों साइड, बहुत साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आर, सॉरी ये यहाँ पे फॉर्मूला था, ये ध्यान रखो भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वहाँ डी आर अपॉन आर है, ये आर है, और इक्वल टू माइनस के डी टी, और इसका इंटीग्रेशन चल रहा था। अब डी आर अपॉन आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, लॉग में आएगा, और वो नेचुरल लॉग है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, लॉग बेस ई आर इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के का तो होगा नहीं, के को बाहर ले लेते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा टी। और जब कांस्टेंट कंपोनेंट होता है वो इंटीग्रेशन में साथ में होते हैं, तो यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसका यूज करेंगे अपन, सी का। तो सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका यूज किया है यहाँ पे अपन ने। अब सी की वैल्यू अपन को निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। अगर t इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0, t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन उस समय r को अपन क्या मानेंगे, r0। इनिशियल का मतलब r को, जब अपन कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस समय एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है, प्रोडक्ट बना हुआ ही नहीं होता। अब जब थोड़ी टाइम बाद में देखते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने लग जाता है। तो इनिशियली टाइम अगर t 0 होता है उस समय r को r0 मानेंगे, वो वैल्यू अलग होती है और फाइनल कंसंट्रेशन अलग होता है। तो यहाँ r की जगह आपको क्या लिखना है, r0 log e r0 इक्वल टू माइनस r0 इक्वल टू माइनस के टी प्लस, t की जगह तो 0 लिखना है, t की जगह क्या लिखना है अपन को, 0, माइनस के टी की जगह 0 और प्लस c। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको अपन क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस। अब यहाँ k और 0 को मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर्मूले में बचा क्या, c इज इक्वल टू बचा log e आर नॉट या r0, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू अगर फर्स्ट में रख देते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, log e r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log e आर नॉट। ये आ गया फॉर्मूला अपने पास। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सिर्फ c की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये है। अब यहाँ r वही है, r फाइनल कंसंट्रेशन है और r नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो जब अपन इसको माइनस के टी को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, के टी इक्वल टू लॉग ई आर नॉट माइनस लॉग ई आर, ये हो गया। अब यहाँ अपन को माइनस में करना है तो log m माइनस लॉग n, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। वापस देखो, log m माइनस लॉग n को अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन में, जैसे log x प्लस लॉग n जैसे होता है ना, log r, ये कोई भी अगर मल्टीप्लाई में होता है m इंटू n होता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, m प्लस n लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर अपन क्या चीज़ यूज करेंगे, जब माइनस आता है तो वो अपॉन में जा सकता है। तो के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
log ई आर नॉट अपॉन आर, ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ बता देते हैं, लॉग के बेस में अभी ई है, ये नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, उसको अपन 10 की टेबल का लॉग में चेंज करना है। 10 की टेबल का मतलब है जो बुक में जो टेबल दे रखी होती है वो बेस नेचुरल लॉग नहीं दे रखा है, तो 10 बेस लॉग लेना है। तो यहाँ आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303, लॉग का बेस चेंज हो गया, 10 बेस हो गया। तो अब यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। और ये जो है अब k की वैल्यू में क्या निकालेंगे, k इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 लॉग आर जीरो अपॉन आर, और अपॉन क्या आ गया, t। ये फॉर्मूला अपन जब यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें ये यूज करेंगे, और इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शंस पे बनते हैं। बोर्ड में भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर किस पे बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला है। यहाँ आपको ये चीज़ बता दूँ, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, टी टाइम है, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड अपन इसका हाफ लाइफ भी बता देते हैं, ताकि ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और एक ग्राफ बना देते हैं। यहाँ एक पहले ग्राफ बनाऊंगा मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये जो मैंने फार्मूला लिया है, इस इक्वेशन को क्या मानते हैं, 3, और इस 3 वाले के बेस पे अपन एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ जो ग्राफ लेंगे अपन लॉग बेस ई आर के, और किसके बीच में, टाइम के बेस में। लॉग ई आर ले लिया, यहाँ पे ये चीज़ ले ली मैंने, और एक टी बार ले लिया, पीछे बचा क्या, माइनस के स्लोप आएगा, और लॉग ई आर नॉट जो है वो इंटरसेप्ट मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद में ये स्लोप जो जाएगा वो किस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा। ये स्लोप भी किसकी तरफ आएगा, माइनस के बराबर आएगा। और यहाँ जो पॉइंट आया ऊपर वाला, वो लॉग ई कौन सा हो गया, आर नॉट मान लो। तो इनिशियल ये है लॉग ई आर नॉट, इसके बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम ही होगी, और कम होने की तो स्लोप में कैसे जाएगा, माइनस के इक्वल आएगा। ये इस टाइप से अपना कर्व बनता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड अपन ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में अगर डेरिवेशंस करनी है तो आपको पूरी डेरिवेशंस लिखनी है, और लास्ट अगर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है तो ये वाला लिखना है। अब इसके बाद में अपन इसका हाफ लाइफ कर देते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, देखो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, देन टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन अपन ने लिखवा दी है जीरो ऑर्डर के अंदर, तो वहाँ से अपन डेफिनेशंस ले सकते हैं। उसके बाद में आपको हाफ लाइफ निकालना है, तो फॉर्मूला जो आया था मेरे पास वो कौन सा फॉर्मूला आया था, के इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, और यहाँ आया था टी। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। अब हाफ लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है, टी को आप इमेजिन करो टी हाफ की तरह है। जब टी हाफ की तरह है तो उस समय आर को आप क्या मानोगे, आर नॉट अपॉन 2। ये आर की वैल्यू में आर नॉट बाई 2 रखो, और टी की जगह टी हाफ रखो। तो टी हाफ को अपन बाहर ले लेते हैं, ये वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट ही रहेगा अपॉन आर नॉट अपॉन 2। ये गया, आर की जगह आर नॉट बाई 2, तो अपॉन में 2 जो है वो ऊपर चला गया। ये जो है यहाँ के आ जाएगा, क्योंकि के क्रॉस में जाएगा, ये नीचे आएगा, टी ऊपर जाएगा। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल किया मैंने, फिर बचा 2.303 लॉग 2। और ये चीज़ याद रखो, लॉग 2 की जो वैल्यू होती है, लॉग
2 की वैल्यू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू। तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर, टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 2 की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे इंटू 0.3010 अपॉन के, ये वैल्यू आ गई। अब अपन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला जो है ये न्यूमेरिकल्स में अपने काम आ सकता है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। इस फॉर्मूले में एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ टी हाफ जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, कंसंट्रेशन से तो किसी से लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड, तो यहाँ पर तो टी हाफ की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे। और रेट कांस्टेंट को यहाँ पे क्या माना अपन ने, के। तो के की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट टी हाफ जो है डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड जो है अपन न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन कल बताएंगे यहाँ पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और इसका जब है एक तो एग्जाम्पल्स अपन बता देते हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ बताएंगे रेडियो एक्टिव का डीके जितने भी होते हैं। रेडियो एक्टिव कौन सा हो गया, रेडियम, और रेडियम कितने पे आता है 88 और 226 इसका मास होता है। जब इसका डीके करते हैं अपन तो रेडॉन बन जाता है 86 222 और प्लस एक पार्टिकल किसका निकल जाता है, हीलियम का। तो ये रेडियो एक्टिव डीके जितने भी होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर सुक्रोज का या इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आएगा। जैसे इथाइल एसीटेट का अपन ने पहले बता रखा है CH3COO C2H5 प्लस H2O, और ये एसिडिक मीडियम में होता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये जो रिएक्शंस है यहाँ रेट जो है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करनी चाहिए, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे। लेकिन मेरे पास जो वाटर है वो क्या चीज़ में पड़ा है यहाँ पे, एक्सेस अमाउंट में। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन की पावर 1, लेकिन H2O की पावर के आगे 0। जो चीज़ एक्सेस में होती है उनकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। मान लो इसके तो मेरे पास जो है वो 0.1 मोल है और इसके मेरे पास 10 मोल है। अब मैं इसको मानूँ कि भाई 10 में से अगर 0.1 घटा भी दो, जितना ये रिएक्ट करता है उतना वो करेगा, तो 0.1 घटा भी दें अपन, क्योंकि वाटर तो हमेशा एक्सेस अमाउंट में है। अगर 10 में से भी 0.1 या 0.01 भी घटा दें तो उसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन से अपन को कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ एक्सेस में पड़ी है कंसंट्रेशन जो चेंज होगी वो किसकी चेंज होगी, इथाइल एसीटेट की चेंज होगी। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। यहाँ H2O की पावर क्या आएगी, 7 में 0, और इथाइल एसीटेट की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये दोनों, और एक सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये जितने भी मैंने रिएक्शंस बताई है, एग्जांपल्स बताए, ये सारे अपने इम्पोर्टेंट है, और डेरिवेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके फॉर्मूले जनरली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड में वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही बनते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन उनको सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें इस टाइप से। तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।